मुकेश अग्निहोत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। खबरें अभी तक पर बोलेंगे डिप्टी सीएम। जब हमें राज्य मिला तो 75,000 करोड़ का कर्ज था। पेंशन की बहुत बड़ी गारंटी हमने लागू कर दी। आय के संसाधन बढ़ाने के तरीके सरकार देख रही है। पानी पर प्रदेश का अधिकार है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, इस पर फैसला करना हमारा क्षेत्र का अधिकार है। वाटर सेस हम लेकर रखेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम केंद्र को लेकर भी बातचीत करना चाहते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर भी जमकर निशाना साधा। वोटर सेस को लेकर केंद्र का रवैया ठीक नहीं है। प्रदेश बीजेपी नेताओं पर भी बड़ा आरोप लगाया। एचआरटीसी कर्मचारियों को समय पर वेतन देगी सरकार। क्या कुछ कहते नजर आए हैं इस एक्सक्लूसिव बातचीत में, देखिए। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी आई थी तो 10 गारंटियों के साथ यहां पर सत्ता में आई थी और उन गारंटियों पर क्या काम हुआ है और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। इनके पास 4 महत्वपूर्ण विभाग भी हैं, जिसमें परिवहन विभाग है, जल शक्ति जैसा प्रमुख विभाग है, भाषा संस्कृति विभाग भी इनके पास ही है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी है। तो ये 4 महत्वपूर्ण विभाग है। हिमाचल से जुड़े काफी लोगों से जुड़े ये डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें किस तरह का काम हुआ है, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सर, 6 महीने का कार्यकाल जो है हो चुका है और इस दौरान, क्योंकि कहते हैं कि हनीमून पीरियड जो है ये 6 महीने रहते हैं, आपके पास 4 महत्वपूर्ण विभाग हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, घाटे का डिपार्टमेंट इसको अमूमन माना जाता है। किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश हुई है? प्रदेश के हालात भी, वित्तीय हालात भी ठीक नहीं है और ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो क्या इनिशिएटिव लेने की कोशिश सरकार ने की है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रदेश सरकार के जो 6 महीने हैं वो पूरे हो चुके हैं और हनीमून पीरियड इज ओवर नाउ। जो शुरुआत में सरकार आती है और उसके साथ ही एक रोड मैप जो है प्रदेश सरकार को कैसे चलना है, हमने आगे कैसे बढ़ना है। आखिर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा स्टेट पे था जब हमें राज्य मिला है और उस कर्ज के दलदल से कैसे बाहर निकल के रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, आय के संसाधन कैसे बढ़ाने हैं, लोगों को राहत कैसे देनी है, गारंटियां कैसे पूरी करनी है, अब उस पे हमें काम करना है। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी हमने गारंटी दी थी प्रदेश के कर्मचारियों को, वो ओपीएस का मसला था और उसमें पूरा तरह जो है दृष्टिकोण साफ था। हम कह रहे थे कि हम आपको ओपीएस देंगे और भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के जो लोग थे, जो सत्ता पे काबिज थे, वो ये कह रहे थे कि हम नहीं देंगे और ये दी नहीं जा सकती। और प्रदेश के कर्मचारियों ने हमारे पे भरोसा किया। हमने ओपीएस को इम्प्लीमेंटेशन का फैसला किया और 2003 में जब ये मसला आया था सामने, ओपीएस जब बंद की गई थी, तो उसमें केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उस सरकार ने खुद बंद की और साथ में राज्यों को भी प्रेशराइज किया कि आप पेंशन नहीं देंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ कर्मचारियों को लगा कि ये गलत हो गया। उन्होंने सरकार के समक्ष मसले उठाने शुरू किए और हमने कहा कि किसी को भी जीवन में पेंशन का सहारा तो होना ही चाहिए और उस दिशा से हम आगे बढ़े और ये एक बहुत बड़ी गारंटी हमने लागू कर दी। और इसके बाद आय के संसाधन बढ़ाने के तौर तरीके सरकार देख रही है। हमारे पास जैसे जल शक्ति विभाग है, जल शक्ति विभाग में सबसे इम्पोर्टेंट कदम जो है उठाया गया वो वाटर सेस का। वाटर सेस, पानी प्रदेश का अधिकार है। पानी के बारे में फैसला करना राज्य सरकार का आधार है और बिजली जो है केंद्र का सब्जेक्ट है। तो इसलिए हमने वाटर सेस लगाया। और देखो, जब भी कोई ऐसी टैक्सेशन होती है राज्य के हित में, विरोध के लोग तो चिंगारियां तोड़ते हैं
जो लोग इससे प्रभावित होंगे, जिनको पैसा देना पड़ेगा। देखो, अमीरों से पैसा लेके कल्याणकारी योजनाएं चलाना, आगे राहत देना, ये तो एक कंसेप्ट है। तो इसलिए वाटर सेस का जब हमने किया, केंद्र ने का रवैया उसमें ठीक नहीं था। केंद्र ने ये कहना शुरू कर दिया कि कंपनियों को कहा कि आप ये पैसा मत दो। बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो केंद्र के अधीन है, उनको कहा कि आप नहीं दो, आप अदालत में चले जाओ। दूसरे लोगों को भी थोड़ा इस तरीके से इम्प्रेशन दिया कि आप इसमें कोऑपरेट ना करो। लेकिन लड़ाइयाँ लंबी होती हैं, हकों की लड़ाइयाँ हमेशा से लंबी हुई हैं। तो लेकिन हम लड़ेंगे। हमने वाटर सेस लगाया है, हम उस पे अब तो काफ़ी लोगों ने उसमें अप्लाई भी किया है, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराई है। बात आगे बढ़ेगी, हम देखेंगे। हम वाटर कमीशन भी बनाने जा रहे हैं। 5 मेंबर कमीशन बनेगा, चेयरमैन होंगे, 4 उसके मेंबर होंगे। तो इसलिए जहाँ तक पानी का सवाल है, हम वचनबद्ध हैं कि प्रदेश में जहाँ अभी तक सिर्फ नलके लगाने की बात होती रही है, हम सिंचाई की सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध हैं। और प्रदेश जो है राष्ट्रीय औसत से भी नीचे चल रहा है सिंचाई में। और इसलिए हमें सिंचाई के रास्ते जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारा, जैसे फिनासिंग प्रोजेक्ट है, 300 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है, स्टेट खर्च चुकी है, 653 करोड़ रुपया खर्च होना है, रेस्ट ऑफ द पैसा हमारे पास नहीं है। और हमने केंद्र से आग्रह किया कि आपने इसको प्रायोरिटाइज भी किया था कि जो स्टेट 50% खर्चा कर लेगी किसी स्कीम पे, उसको बाकी पैसा केंद्र देगा। तो हम उन केंद्र से बात कर रहे हैं कि आप फिनासिंग की कंप्लीशन के लिए हमें पैसा दें। सूखा आहार परियोजना है, 8 साल से जो है वो आगे ही नहीं बढ़ी। और अभी मंत्री जी चंद्र कुमार जी मुझसे मिलने भी आए थे कि सूखा आहार में को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने प्रदेश के अधिकारियों को कहा है कि इसकी जो है स्टेट से जो भी क्लियरेंसेस होनी है वो करके इसको क्या केंद्र में पहुंचाया जाए। ऊना का बीट एरिया इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जो हमारे पास फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट हैं, उनको हम टाइम बाउंड कंप्लीशन करके उनको जो स्टेट का शेयर लगना है वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और जल जीवन मिशन में तो 5800 करोड़ रुपया लगभग हिमाचल को सैंक्शन हुआ था। वो हमारे आने से पहले ही लगभग सारा ही खर्च दिया गया है, मेजॉरिटी पैसा जो है। और उसमें सिर्फ नलके ही लगे हैं, लेकिन स्कीमों को जो है सोर्स एक्सपेंशन होनी है। तो हम स्टेट में भी लगातार मीटिंगें ले रहे हैं, ऑफिसर्स को ये कह रहे हैं कि आप सोर्स को कैसे एनहांस किया जाए उन पे काम करें, और ख़ास तौर पे सिंचाई पे काम करें। फ्लड का इशू है, सीवरेज का इशू है, उन सारे इश्यूज को हम साथ साथ देख रहे हैं। और आपने इसमें जिक्र किया ओल्ड पेंशन स्कीम का, जिस तरह से कर्मचारियों को दी है, लेकिन प्रदेश के वित्तीय हालात को लेकर भी सरकार बार बार कहती है कि हमारे ठीक नहीं है। आर्थिक हालातों को लेकर जो कमेटी बनाई है, उसके सब कमेटी बनाई, उसके भी आप चेयरमैन हैं। तो कैसे ओल्ड पेंशन, क्या बोझ नहीं पड़ेगा प्रदेश पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पूर्व की सरकार थी, जयराम जी की सरकार जो है, कहते तो डबल इंजन था, लेकिन कर्जा इतना भारी भरकम खड़ा कर दिया कि आने वाले समय में जो लोग शासन कर रहे हैं उनके लिए दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जयराम सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कुछ नहीं किया, मीटिंग ही नहीं की, एक भी मीटिंग नहीं की पूरे 5 साल में कि कैसे आमदनी कैसे राज्य की बढ़ाई जा सकती है, टैक्स बेस कैसे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा यह था कि फजूल खर्ची जो है पूरे परवान पे रही 5 साल। अब आप देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार किफायत के सारे कदम उठा रही है। अभी तक 6-7 महीने हो गए, आपने देखा होगा कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई सरकार में, ना किसी मंत्री के लिए खरीदी गई, ना किसी अधिकारी के लिए, ना किसी कर्मचारी के लिए। तो इसलिए जो है किफायत किन सेक्टर्स में हो सकती है वो सरकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पूर्व शासन में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, इसलिए फाइनेंशियल दिखते हैं वो तो सामने ही है।
लोन लेने की लिमिट्स केंद्र घटा रहा है। केंद्र का रवैया उससे नजर आ रहा है कि जब आपकी राज्य में सरकार थी तब 10,000, 1400, 15,000 करोड़ का कर्जा लेने तक की लिमिट थी। अब आप उसको 9,000, 9,500 कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स की एक लिमिट थी और उसको जो है फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स को लेके भी लिमिट्स जो है उसको घटाया जा रहा है। उत्तराखंड भी पहाड़ी प्रदेश है, उसकी लिमिट जो है हमारे से कहीं ज़्यादा है और लेकिन हमारी कम है। और भी जो सेंटर से प्रोजेक्ट टाइम बाउंड तरीके से क्लियर हो सकते हैं, उसमें मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं दिक्कत करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन प्रदेश जो है आगे बढ़ेगा और ओपीएस तो हमारी कमिटमेंट है। वो तो हमारी कमिटमेंट सिर्फ ये नहीं है कि हमने मंत्रिमंडल में ये किया, सरकार आने से पहले जो है पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ सोचा गया। हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें शामिल था और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश के इंचार्ज जो है राजीव शुक्ला जी और अन्य नेता, सब लोगों ने बैठ के इस बारे में ऐलान किया था। और गारंटियां जिनकी आप बात कर रहे हैं, गारंटियां तो हम पूरी करेंगे। हाँ ठीक है, चरणबद्ध तरीके से उनको उनके लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। अभी 1500 को लेके बात की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके के लोगों को उकसा रहे हैं कि आपको मिला कि नहीं मिला। तो लेकिन गारंटियां हमारी हैं, ये हमारा राजधर्म है, इसको हम निभाएंगे। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े पैमाने पे जो है अफवाहें फैलाने का प्रयास करना चाहिए या षड्यंत्र करने का प्रयास करना चाहिए। उनको जो है एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की तरफ गौर करना चाहिए। सर 5 लाख रोजगार की बात भी हुई थी गारंटी में। नेता प्रतिपक्ष अब सवाल पूछ रहे हैं कि भर्तियां रोक दी गई हैं, रोजगार देने की बात हुई थी लेकिन उस गारंटी की तरफ कुछ भी सरकार नहीं कर रही। नहीं देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने 5 साल शासन चलाया और वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कैसी व्यवस्था हमें दी है या कैसा आर्थिक स्थिति हमारे को परोसी है, उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। उनका दिल जानता है कि मैंने किस ढंग का प्रदेश जो है इनको सौंपा है, कैसी व्यवस्था सौंपी है। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि सरकार हमें दी है, जनता ने, जनता का फैसला है और उसके हिसाब से जो भी प्लान करना होगा हम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि हमने जो है वाटर सेस का प्लान किया, ठीक है, पैसा ये कोशिश कर रहे हैं केंद्र से कि अडंगे लगाने की। तो हर स्थिति में हम काम कर रहे हैं और हमने हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं हमने सबको कहा है कि भैया भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना है। अगर कोई भी इसमें शामिल होगा हम किसी को बचाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए सब लोग जो हैं अपनी ड्यूटी का सही तरीके से निर्वहन करें और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा आगे बढ़े। और उसमें भी हमारे अभी हम बेरोजगारों को 500 परमिट देने जा रहे हैं गाड़ियां चलाने के लिए। छोटी गाड़ियां 18 सीटर, 21 सीटर या ये जो दूसरी है जो छोटे टेम्पो ट्रैवलर हैं, ऐसी गाड़ियां जो है, ये इवन ई रिक्शाज चलाने की हम इजाज़त दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप ई रिक्शाज चलाएं, आपको हर तरह की ई व्हीकल्स पे तो हमने स्पष्ट कर दिया कि हम 50% सब्सिडी देंगे। कोई ई रिक्शा खरीदता है उसको 50% सब्सिडी मिलेगी। ई कार खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदता है तो इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसको जो है 50% सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस खरीदने पे भी 50% सब्सिडी मिलेगी। तो इसलिए वो भी स्कीम हम आगे लेके आए हैं। और दूसरी तरफ हमारे एचआरटीसी में भी हम ई बसेस की प्रणाली जो है शुरू कर रहे हैं। इस साल के दौरान हमने टारगेट रखा है कि 300 के आसपास बसें हम इलेक्ट्रिक से बदलें। हमारे पास 3200 बसों का फ्लीट है, उसमें से हमारी 15 साल वाली अभी 200 बसें फ्लीट से हट गई हैं
और हमारी 1000 के आसपास की बसें जीरो बुक वैल्यू की है, जो 12 लाख से 15 लाख चली हुई हैं। ये व्यवस्था तो हमें पीछे से आई ना। अब उन बसों को हटाना है। अब इस बात से कहते हैं कि जी यहाँ बस चला दो, फलां जगह बस चला दो, लेकिन सवाल ये है कि पहले बसें लानी पड़ेंगी। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे आपने देखा, अभी हमने 150 डीजल बसें खरीदी थी, अभी 60 डीजल बसें हम और खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद हमने 75 इलेक्ट्रिक बसों का जो है टेंडर किया है। 250 और इलेक्ट्रिक बसें, उसका प्रोटोटाइप तय किया जा रहा है। जो हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से कैसी बसें चलिए, उसको जो है हमारे ऑफिसर्स उस पर काम कर रहे हैं। 15 बसें जो है अभी धर्मशाला में इलेक्ट्रिक शुरू हो गई हैं, 20 बसें शिमला में इलेक्ट्रिक शुरू हो गई हैं, 11 वॉल्वो बसें नई फ्लीट में डाली हैं। देखो, वॉल्वो बसें हमारे पास 100 के आसपास हैं, और ये बसें हमारी आर्थिकी का आधार है। ये हमने कैसे और डालनी है, या किसी भी तरीके से वेट लीज की है या ड्राई लीज की है, जो भी है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो लेकिन जो 15 साल वाली जो बसों का आपने जिक्र किया, केंद्र ने भी कहा है कि जो सरकारी क्षेत्र की जो ऐसी बसें हैं उनको अब सड़क से हटा दिया जाए, तो प्रदेश क्या इसके लिए कोई पॉलिसी बना रहा है? कैसे उनको रिप्लेस किया जाएगा? जो स्क्रैप होगा उसका क्या करेंगे? नहीं, देखिए, स्क्रैप पॉलिसी तो लानी पड़ेगी, उस पर तो सरकार काम कर ही रही है। लेकिन जो हमारी 15 साल की सरकारी सेक्टर में गाड़ियां हटी हैं, वो तो चलो बसों का तो हमें देखना ही है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हटी हैं, डिपार्टमेंट्स की बहुत गाड़ियां जो है 15 साल के बाद जो है बंद करनी पड़ी हैं, जो अच्छी कंडीशन में भी थी, चल रही थी, लेकिन एक नियम के तहत कि 15 साल जो चल गई हैं उनको जो है रोड से हटाना है, और वो जो है स्क्रैप पॉलिसी में चली जाएंगी। तो अब इसका हमें एज ए पॉलिसी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और कैबिनेट में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत गाड़ियां जो है डिपार्टमेंटों की हट गई हैं। अब डिपार्टमेंट्स हैंडीकैप ना हो, उनको हम किस ढंग से जो है गाड़ियां प्रोवाइड करनी है, उनकी मदद करनी है, सहयोग करना है, क्योंकि बिना गाड़ियों के तो ऑफिसरों की मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो फैसला करना पड़ेगा। अगर हज़ारों में गाड़ियां 15 साल वाली हटी हैं, तो उस पे पॉलिसी क्या मंथन करना पड़ेगा, वो अफसरशाही के साथ भी बात करेंगे और पॉलिटिकल लेवल पे भी बात करेंगे। सर, जो HRTC के कर्मचारी हैं उनका इशू लंबे समय से हम देख रहे हैं कि उनको समय पर सैलरी नहीं मिलती है, फिर वो आंदोलन का अल्टीमेटम दे देते हैं। तो कैसे HRTC को अब रिवाइव किया जाएगा? घाटे में चल रहा है, कर्मचारियों के हक भी सुरक्षित रहे, इसको लेकर किस तरह के कदम उठा रहे? देखो, जहाँ तक HRTC का सवाल है, हिमाचल प्रदेश में ना तो हवाई सेवाएं हैं, ना ही उस रेल सेवाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में सब कुछ सड़क से, रास्ते से होना है, और HRTC उसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। और अगर प्रदेश के लोगों को आज गंतव्य स्थल पे कोई पहुंचा रहा है, तो मैं फख्र से कह सकता हूं HRTC का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, लोगों को घर में पहुंचाने के लिए। लेकिन HRTC में भी दिखते हैं कि हमारी आय जो है 65 करोड़ रुपए है, हमारा खर्चा 144 करोड़ रुपए है, हमें जो है हर महीने जो है 70 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल हो रहा है, और उस 70 करोड़ को हम सरकार से लेते हैं। हाँ, सरकार से आने में सरकार से पैसा तो नियमित तौर पे हमें 6 महीने जब से हम आए हैं, नियमित तौर से हमें पैसा आया है। ठीक है, तारीखें आगे पीछे हो जाती हैं। अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, आज भी मैंने सुबह चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की कि हमें जब देना है तो हम उसको टाइमली दें। प्रोसीजर जो है ऐसा अडॉप्ट किया जाए कि हमें ये पैसा जो है अगर सही टाइम पे मिल जाएगा तो हम आगे सही टाइम पे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लेकिन ये जैसे बीजेपी ने पीछे अफवाह फैला दी और ये कहना शुरू कर दिया कि जी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, ऐसा कोई हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है,
डिले की बात हो सकती है कि किसी को 2 दिन आगे पीछे 2 दिन पीछे मिले, लेकिन कोई महीना ऐसा नहीं है जिस महीने हमने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी है। सर, बीबीएमबी और जो चंडीगढ़ में हिस्से की बात हो रही है 7.19% की, उसको लेकर पंजाब हरियाणा से भी रिएक्शन आए। उन्होंने कहा कि बहुत देर हिमाचल ने अपनी मांग उठाने में कर दी है और हिमाचल का कोई हक नहीं बनता है। हिमाचल इस हक को किस तरह से लेगा? नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा से, जब से मैं राजनीति में हूँ या उससे पहले से, मैं पड़ोसी राज्यों से हमारे हकों की वकालत करता आया हूँ मैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि केंद्र को और राज्यों को हमारे जो हक हैं उनका उदारतापूर्ण निर्वहन करना चाहिए। अब जब पंजाब पुनर्गठन कानून बना, पंजाब पुनर्गठन का हुआ, तो उसमें ये तय हो गया था कि हरियाणा को क्या मिलेगा, पंजाब को क्या मिलेगा, हिमाचल को क्या मिलेगा। हिमाचल को मिला 7.19% हिस्सा। हम कोई सारा चंडीगढ़ थोड़ी नहीं मांग रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि उसमें हमारा 7.19% हिस्सा है, वो दे दो। कुछ लोग ऐसी धारणा फैला रहे हैं कि जी हिमाचल ने चंडीगढ़ मांग लिया। हम वैसी बात तो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उसमें हमारा हक जो है वो हमें दे दो। हमने भी वहाँ पे कोई दफ्तर खोलने होते हैं, हमने भी वहाँ पे हमारे लोग इलाज के लिए जाते हैं, हमारे और भी सुविधाएं हमने अर्जित करनी होती हैं, तो जो हमारा हक है हमें वो दे दें। केंद्र के साथ भी हमारे जो इश्यूज हैं उनको हम कहते हैं सेटल करें। तो इसलिए जो है बीबीएमबी का जहाँ तक इशू है, प्रोजेक्ट हिमाचल पे बने, हिमाचल के लोग उजड़े, हिमाचल के लोग जो है आज भी विस्थापित का दंश झेल रहे हैं जगह जगह, उनको जो है बसाया नहीं गया। राजस्थान में पट्टे दिए गए लेकिन लोग नहीं बस सके। जो इसलिए हम कहते हैं कि अब जब नए प्रोजेक्ट भी बनने हैं, उसमें जब हिमाचल का जो हक है वो जो है नए सिरे से निर्धारण होना चाहिए, और जो पिछले क्लेम्स हैं हमारे वो तो हमें मिलने ही चाहिए। बीबीएमबी में हमारी जमीन पे पानी है, वो कहते हैं जी हमारे से पूछ के उठाओ। अरे भाई, हमारे घर में बहता पानी हम तुमसे क्यों पूछेंगे। खैर, अब तो केंद्र ने वो कंडीशन जो है हटा दी और ये कह दिया कि 7.19% तक जो है आप पानी उठाने के हकदार हैं। तो इसी ढंग से हम चाहते हैं सेटलमेंट्स करें हिमाचल के साथ, जो मसले सेटल हो सकते हैं। आप जैसे शाहनर दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जिसके 40 साल पूरे हो रहे हैं। अब 40 साल के लिए शानन प्रोजेक्ट आपके साथ हुआ था, अब समय पूरा हो रहा है भाई। जब समय आया देने की बारी तो आप कहें कि नहीं हम नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सरकारें तो कायदा कानून एक मेल मिलाप और भाईचारे से चलती हैं। अगर वो बड़े लोग हैं, हम छोटे ही सही, लेकिन हमें अपने हक की लड़ाई तो लड़नी है। और इसीलिए एक राष्ट्र है कि जो राज्य छोटे हैं उनको उनके हक तो दिलाने पड़ेंगे। सर, हिमाचल में जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं उनको लेकर उनको निकाला भी जा रहा है और बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि हमने तो अपने समय एक पॉलिसी बना दी थी, इनकी नौकरियां नहीं जानी थी, लेकिन अब आउटसोर्स कर्मचारी को हटाया जा रहा है। सरकार का इसमें क्या टेक है सर कि आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर सरकार क्या सोचती है? नहीं, देखिए, भर्तियों को लेके एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है, वो अपनी रिकमेंडेशन देगी और उसके मुताबिक जो है आगे के कदम उठा लिए जाएंगे। हम किसी से हम जो है नाजायज़ नहीं होने देंगे। जो कुछ भी करना है वो उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद काफ़ी कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बाकी जहाँ तक आप कहते हैं कि जी भर्तियों की बात की थी, 5 लाख भर्तियों की बात हुई थी, हर साल 1 लाख भर्ती की बात थी। जो भी भर्तियाँ हम करने जा रहे हैं, भर्तियाँ तो होगी, ऐसा तो है नहीं अभी, क्योंकि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में बहुत बड़ी धांधली हो गई थी। इतने पेपर बिके इनके समय में, ये बहुत बड़ा मसला है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी इसको अलग स्पिरिट में रख रही है, लेकिन सवाल ये नहीं पैदा होता कि भाई आपके समय में नौकरियां कैसे बिक गई। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। पुलिस की भर्तियों में क्या धांधलियां हुई सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में, आप देखें कि क्या लगातार निकलते जा रहा है, कितनी एफआईआर्स हो गई हैं। हो क्या रहा था,
वहां पे हुआ क्या, ये एक बहुत बड़ा मसला है। बाकी तो ठीक है, हमारे बच्चे चाह रहे हैं कि रिजल्ट निकले और हमें वो हम निकालने का प्रयास भी करेंगे टाइम बाउंड तरीके से, रिजल्ट बच्चों के निकल जाएं। और जो जिन में बिल्कुल कोई एफआईआर्स नहीं है, उनको किस ढंग से हमने ठीक समय पे जल्दी निकालना है, वो सारा हम चाहेंगे कि हम उसको जल्द कर पाएं। और लेकिन टोटलिटी में नौकरियों का बिकना एक बड़ा दुर्भाग्य है। हिमाचल जैसी देवभूमि में ऐसे नौकरियां बिक गई हैं और बड़े पैमाने पे बात सामने आती जा रही है, लेकिन नौकरियां हम देंगे। अभी आपके सामने हमने कहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में हम आईपीएच में भर्तियां करने जा रहे हैं, ड्राइवर भर्ती करने जा रहे हैं, कंडक्टर भर्ती करने जा रहे हैं, दूसरी भर्तियां दूसरे डिपार्टमेंट्स में होने जा रही हैं। तो व्यवस्था ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सब कुछ, थोड़े समय की बात है और हो रहा है और हम प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए वचनबद्ध हैं और पूरा जो कहा है उसको करेंगे और न्याय संगत तरीके से करेंगे। सर, आखिरी प्रश्न है, मॉनसून इस बार काफी नुकसानदायक रहा है। आपके जल शक्ति विभाग में भी कई सारी पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है, नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। कब तक इन चीजों को जो है रिस्टोर किया जाएगा और क्या केंद्र से भी प्रदेश सरकार डिमांड करेगी कि इसके लिए हमें कंपनसेशन दिया जाए? नहीं, देखिए, मैं फिर जैसे ही ये मौसम के मिजाज बदले हैं, हमारी से नुकसान होना शुरू हो गया है। हमारी सिंचाई की लगभग योजनाओं को 100-125 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। 1500 के आसपास स्कीमें प्रभावित हुई थी, हमने उनको फिर से शुरू किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान आईपीएच को इसलिए होता है, जल शक्ति विभाग को इसलिए होता है क्योंकि हमारी सारी स्कीमें जो हैं नदी नाले खड्डों के नज़दीक हैं, जहाँ से हम पानी उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। इसलिए जब बाढ़ आती है, बारिश आती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए हमारे को बहुत नुकसान हुआ है। हम चाहेंगे कि हम राज्य सरकार में भी जो है अभी बात करेंगे फाइनेंस वालों से कि हमारी कैसे मदद होनी है। दूसरा, केंद्र को मदद करनी पड़ेगी। अभी आज आप देख रहे हैं मौसम का क्या हालत खराब है, अब हमें और नुकसान होगा। बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गए हैं। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देख रहे हैं हरोली में किस ढंग से बाढ़ ने लपेटा मारा है। तो किस ढंग से केंद्र ने जो कहा है कि हम पूरे देश में राज्यों को पैसा भेजने वाले हैं, तो उनको जल्दी से पैसा भेजना चाहिए ताकि समय पे लोगों की मदद की जा सके और व्यवस्था में सुधार किया जा सके। तो ये हम प्रयास करेंगे, लेकिन नुकसान हो रहा है और आगे जो है हम जो है जिसको कहते हैं फिंगर हमारी क्रॉस्ड है कि हम हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं ताकि व्यवस्था को बनाए रखा जाए। बिल्कुल, ये थे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और इन्होंने 6 महीने का जो कार्यकाल है उसको लेकर कहा कि सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की दिशा में भी आगे बढ़ने की कोशिश की है। जो गारंटियां दी है वो हमारा राजधर्म है, उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा और जो वित्तीय स्थिति है उसको ठीक करने की दिशा में भी राज्य सरकार काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।